गाइज, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ कॉर्नर। होप यू एंड ऑल आर डूइंग वेल। तो यार, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, हम सेकेंड बुक कर रहे हैं अभी, दैट इज़ इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। तो ऑब्वियसली हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट के विद इन ट्रांसपोर्ट को पढ़ने वाले हैं एंड कम्युनिकेशन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यही सेम चैप्टर था हमारी बुक 1 के अंदर, दैट इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी, लेकिन वहाँ पे हम वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो काफ़ी सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा सिमिलर है। इवेंचुअली जो पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं, आप उनके अंदर भी दोनों चैप्टर्स का मिक्सअप करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एडवांटेजेस पूछ ली और रोडवेज़ की या रेलवेज़ की, या डिसएडवांटेजेस पूछ ली। बट आपको मेक श्योर करना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि किस क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली वर्ल्ड के बारे में पूछा गया है एंड किसके अंदर इंडियन जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो बेसिकली एक वन शॉट लेक्चर होगा, डिटेल में पढ़ने वाले रेशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सीबीएसई ने चेंजेस किए, काफ़ी सारे बॉक्सेस को ऐड कर दिया गया, आई गेस इसमें भी एक दो हैं, तो उनको भी हम पढ़ने वाले, कोई स्ट्रेस वाला सीन नहीं है। ठीक है, नोट्स का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हम रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो थ्रू आउट द टाइम ह्यूमन बीइंग ने काफ़ी डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया है टू ट्रैवल गुड कॉमोडिटीज़ एंड आइडियाज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं जो हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ के आए थे। बेसिक इंट्रोडक्शन, क्या ट्रांसपोर्ट हमारे लिए किस लिए यूज़फुल आता है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने डिटेल में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम 3 कैटेगरीज में इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दैट इज़ लैंड, वाटर एंड एयर। ठीक है, अब लैंड के भी फर्दर 3 पार्ट्स हो जाते हैं, रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। वाटर का अगर हम देखें, दैट इज़ इनलैंड एंड ओवरसीज यानी ओशियन। ठीक है, एयरवेज का भी अगर हम देखते हैं तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, या फिर इंटरनल और इंटरनेशनल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का सब चार्ट है, 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट से। तो सबसे पहले सिंस एंशियंट टाइम्स अगर हम देखते हैं, हमने पाथवेज या अनमेटल्ड रोड्स को यूज़ किया है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, जैसे जैसे इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती गई, मेटल्ड रोड्स यानी पूरे वेल डेवलप्ड जो सीमेंट से बनते हैं वो रोड्स आने लगे, रेलवेज डेवलप हो गई। ठीक है, जिससे इवेंचुअली हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड को या फिर पीपल को एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रैवल करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखते हैं तो रोपवेज हो गया, केबलवेज हो गया, पाइपलाइंस हो गई, ये सब भी डेवलप कर दिए गए हैं थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, एंड बेसिकली ये कुछ स्पेसिफिक गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके, 1 बाय 1 स्टार्टिंग करते हैं। पहले रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो इंडिया के पास सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, जिसकी टोटल लेंथ है 62.16 लाख किलोमीटर। ठीक है, एवरी ईयर ऑलमोस्ट 85% ऑफ पैसेंजर्स और 70% जो फ्राइट ट्रैफिक होता है यानी गुड्स होते हैं वो रोड्स के थ्रू ट्रैवल होते हैं। ठीक है, एंड ये सूटेबल है यूजुअली यार शॉर्टर डिस्टेंस ट्रैवल के लिए, जब आपके पास सामान कम मात्रा में हो। ठीक है, अच्छा भैया, अब हम एक पेज देखते हैं कि किस तरीके से रोड नेटवर्क इंडिया के अंदर डेवलप हुआ है। तो अगर हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले देखते हैं तो रोड नेटवर्क की जो डेवलपमेंट थी वो काफ़ी लिमिटेड थी। ठीक है, मेजर एफर्ट लिया गया था 1943 के अंदर, जब एक पहला प्लान लॉन्च किया गया था, दैट इज़ नागपुर प्लान। ठीक है, रोड्स की डेवलपमेंट को लेके, लेकिन ये जो प्लान था ये अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो ये प्लान भी ब्रिटिश इंडिया के थ्रू लाया गया था, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा था। ठीक है, उसके बाद जब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो 1961 के अंदर एक 20 ईयर रोड प्लान को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसका बेसिक एम होता है कि रोड कंडीशंस को इम्प्रूव करना है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम देखते हैं तो पिछले 8-10 सालों में तो बहुत मेजर स्केल के ऊपर रोड ट्रांसपोर्ट या रोड नेटवर्क की डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, लेकिन अभी भी हम एक मेजर ड्रॉबैक मान सकते हैं कि काफ़ी सारे रूरल और रिमोट एरियाज़ हैं जिनके अंदर लीस्ट कनेक्टिविटी है, जो रोड्स है वो काफ़ी ज़्यादा अनमेटल्ड है। ठीक है, तो जब भी बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है, ठीक है, उस वजह से वो ब्लॉक हो जाते हैं एंड हम उनको यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब रोड्स का अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट, तो हम उनको 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, आई गेस 4 है, ये इधर हाइड हो गया, हाँ 4 है। तो पहली आती है नेशनल हाईवेज। ठीक है, उसके बाद स्टेट हाईवे, देन है डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड 4th रूरल रोड्स एंड अदर रोड्स है।
ठीक है। तो 1 बाय 1 इनको पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं नेशनल हाईवे से, ठीक है। तो इसमें बेसिकली वो रोड्स आते हैं जिनका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है। अब ये यूजुअली इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं एंड जो भी डिफेंस मीन एंड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है स्ट्रेटेजिक एरियाज़ के अंदर, बॉर्डर एरियाज़ के अंदर, उसके लिए इनका यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा ये स्टेट कैपिटल्स को कनेक्ट करते हैं, मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और रेलवे जंक्शंस को भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब भैया अगर हम बात देखते हैं कि क्या हमें डेवलपमेंट देखने को मिला है, एक्सपेंशन देखने को मिला है, तो 1951 में जहां हमारी नेशनल हाईवेज़ की रोड लेंथ 19,700 किलोमीटर्स थी, वो अब 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग 1,36,440 किलोमीटर्स तक हो गई, ठीक है। तो हमें ऑलमोस्ट 5, 6, 7 टाइम्स इसका इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है ऑल्दो जो NH नेशनल हाईवेज़ है ये हमारा 2% ही एरिया कवर करते हैं रोड लेंथ की अगर हम बात करें, लेकिन 40% जो रोड ट्रैफिक है यानी 40% जो गुड्स हैं या फिर पीपल है वो इन्हीं के थ्रू ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब भाई इनको मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी भी बनाई गई है जिसका नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नहाई भी बोलते हैं, जो बेसिकली 1995 से ऑपरेशनल है, ठीक है। अब बेसिकली एक ऑटोनमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर आती है एंड इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्हीं को डेवलप करना, मेंटेन करना, इनको ऑपरेट करना, ठीक है। ओके अब एक हमारा बॉक्स दिया हुआ है कि एक शेर शाह सूरी जो थे रूलर हुआ करते थे, उन्होंने बेसिकली एक शाही रोड बनाया था, ठीक है, इंदस वैली को, सुनार वैली, इंदस वैली हमारी यहाँ पे है बिल्कुल पंजाब की साइड में, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो एक पार्ट से बंगाल तक कनेक्ट करने के लिए एक रोड बनाया था, ठीक है, जिसको शाही रॉयल रोड बोला जाता था, शाही रोड बोला जाता था। अब उसका नाम चेंज करके GT रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया गया है, ठीक है। ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे उसको कर दिया गया था, जो बेसिकली कलकत्ता और पेशावर को कनेक्ट कर रहा था एंड एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अमृतसर टू कोलकाता, ठीक है। ये बॉक्स था अगर 1-2 नंबर में क्वेश्चन आ भी जाए तो नेक्स्ट जो हमें बॉक्स दिया गया है बेसिकली उसमें कुछ ऐसे फिनोमिनल प्रोजेक्ट्स हैं जो नहाई ने मिलके बनाए हैं, ठीक है, जिससे इवेंचुअली इंडियन इकोनॉमी को बहुत मेजर बूस्ट मिला है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है, ठीक है। पहला है इसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बेसिकली हमारी 4 मेगा सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कनेक्ट करता है, ठीक है। एंड बेसिकली एक 4x6 की लेन का नेशनल हाईवे है जिसकी टोटल लेंथ है 5,846 किलोमीटर, ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो 2 कॉरिडोर्स है, पहला नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में कन्याकुमारी तक कनेक्ट करता है, तमिलनाडु तक, ठीक है। सिमिलरली एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है जो सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से कनेक्ट करता है, ठीक है। ये पूरा डायग्राम मैप भी दिया हुआ है, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है जो रेड कलर से मार्क्ड है। तो दिल्ली, मुंबई, उसके बाद नीचे चेन्नई और कोलकाता, तो ये एक प्रॉपर क्वाड्रिलेटरल की शेप बन गई, इसीलिए इसका नाम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, ठीक है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हमारा श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक है और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बेसिकली हमारा पोरबंदर गुजरात से लेके सिलचर असम तक है, ठीक है। आगे चलते हैं 2015 में क्वेश्चन आया था एक्सप्लेन द टर्म क्वाड्रिलेटरल, तो आप इजीली बता सकते हो। फिर 2018 में क्वेश्चन आया था कि आपको कोई भी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है नेशनल हाईवेज़ की, तो वो भी आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज स्टेट हाईवे, ठीक है। तो बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है कि इनको कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। अब बेसिकली ये स्टेट कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या फिर बाकी जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, नोडल पॉइंट्स हैं टाउन के अंदर, उनसे कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो रोड होते हैं ये फर्दर नेशनल हाईवे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, एंड दे कंस्टिट्यूट 4% ऑफ द टोटल रोड लेंथ, ठीक है। थर्ड कैटेगरी अगर हम बात करते हैं तो दैट इज डिस्ट्रिक्ट रोड। तो बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को बाकी जो इंपॉर्टेंट नोड्स हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में उनको कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। टोटल रोड लेंथ का मेजर ये 14% शेयर ऑक्यूपाई करते हैं। नेक्स्ट आता है रूरल रोड्स। तो बेसिकली ये रूरल एरियाज़ को लिंक कर रहे होते हैं एंड 80% जो हमारी टोटल रोड लेंथ है वो रूरल रोड्स की है, ठीक है। अब रीजनल वेरिएशंस हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ टेरेन। अगर हम माउंटेनियस एरियाज़ के अंदर जाके देखेंगे तो वहाँ के रूरल रूट्स हमें इतने अच्छे नहीं मिलेंगे कंपेयर टू जो हमें नदर्न प्लेन के मिलेंगे या फिर सदर्न रीजन के मिलेंगे, ठीक है, बिकॉज टेरेन जो है वो काफ़ी डिफरेंट है।
अदर रोड्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा बॉर्डर रोड आता है और इंटरनेशनल हाईवे आता है, ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। तो बॉर्डर रोड की अगर हम बात करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था मई 1960 के अंदर। इसका बेसिक एम है कि जो इकोनॉमिक्स, इसका बेसिक मेजर जो गोल है दैट इज़ कि ये स्ट्रेटिजिकली जो इम्पॉर्टेंट रोड्स हैं हमारे, अगर हम जो इंडियन बॉर्डर्स देखते हैं, नाम से समझ में आ रहा है कि जो बॉर्डर के आसपास के जो रोड्स हैं जो स्ट्रेटिजिक इम्पॉर्टेंस रखते हैं, उनको डेवलप करती है, उनको एक तरीके से मेंटेन करती है, कंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है। स्पेशली हमारी नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री जो है या नदर्न बाउंड्री जो है, बिकॉज आसपास काफ़ी सारे पड़ोसी मित्र हैं हमारे, ठीक है, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी ऑर्गेनाइजेशन आ रही होती है, जिससे इवेंचुअली हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है और हमारा डिफेंस स्ट्रेंथन होता है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू जो भी डिफेंस का सामान है, वेपन्स हैं या फिर जो भी मटेरियल उनको चाहिए होता है, वो इनके थ्रू ट्रैवल करके जा रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये स्नो क्लियरेंस का काम भी लेती है। इनके मेजर प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने एक माउंटेनियस टेरेन के अंदर चंडीगढ़ को मनाली और लेह से कनेक्ट करने वाला रोड बनाया है, ठीक है। इन्होंने वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल जो कि अटल टनल है, 9.2 किलोमीटर तक की इसकी लेंथ है, जो मनाली को लाहौल और स्पीति से थ्रू आउट द ईयर कनेक्ट करती है, ठीक है। जब ये टनल नहीं थी तो एक तरीके से हमारा जो कनेक्शन था लाहौल और स्पीति वैली से, वो 6 महीने तक कट हो जाता था, इतनी ज़्यादा स्नो हो जाती थी कि हम बिल्कुल वहाँ पे ट्रैवल करके बाय रोड जा ही नहीं सकते थे, ठीक है। लेकिन ये इन्होंने एक काफ़ी अच्छा काम किया था, एक फिनोमिनल इनका प्रोजेक्ट हम बोल सकते हैं कि इन्होंने अटल टनल को बनाया। अब थ्रू आउट द ईयर हम उस एरिया से कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं, ठीक है। अदर जो हमारे रोड्स थे उन्हीं में एक दूसरी कैटेगरी थी, दैट इज़ इंटरनेशनल हाईवे। तो बेसिकली ये इंटरनेशनल कंट्रीज़ के कनेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। बेसिकली दे प्रमोट हार्मोनियस रिलेशनशिप विद द नेबरिंग कंट्रीज़, ठीक है। तो 2016 में 5 नंबर में क्वेश्चन आया था कि कौन सी ऐसी एपेक्स बॉडी है जो हमारी नेशनल हाईवे की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। तो नहाई के बारे में हमने इसमें लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट लिखा गया है 2016 में 5 मार्क में आया था, दैट लैंड ट्रांसपोर्ट प्ले अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड टूरिज्म इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये वर्ल्ड वाली बुक का है, यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया है, रियली सॉरी फॉर दैट, बट आप दोनों का ही कंबाइन करके आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अब एक बॉक्स ऐड कर दिया गया है, दैट इज़ भारतमाला स्कीम। बेसिकली एक अम्ब्रेला स्कीम है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट रोड्स, कहाँ पे जो कोस्टल बॉर्डर है, हमारी जो कोस्टल बाउंड्रीज़ है, उनको कनेक्ट करने के लिए प्रॉपरली वहाँ पे रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने का काम आता है इस स्कीम के अंदर, ठीक है, ताकि ये नॉन मेजर पोर्ट्स को भी ईजिली कनेक्ट कर पाती है, ठीक है। ओके, क्योंकि कोस्टल बाउंड्री पे काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं, तो पोर्ट्स को भी आपस में कनेक्ट कर देती है, या फिर विद इन कंट्री जो भी इंडस्ट्रीज़ है उनसे डायरेक्टली कनेक्ट करती है, ताकि सामान ईजिली सप्लाई हो सके, ठीक है। इसके अलावा बैकवर्ड एरिया, रिलीजियस और टूरिस्ट प्लेसेस में भी रोड्स को मेंटेन और कंस्ट्रक्ट करने की जिम्मेदारी है इसके ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक इनका प्रोजेक्ट दिया गया है, दैट इज़ सेतु भरतम परियोजना, जिसने ऑलमोस्ट 1500 मेजर ब्रिजेस बनाए, जिसमें से और 200 रेल ब्रिजेस बनाए, ठीक है। इसके अलावा ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कनेक्टिविटी स्कीम करके एक और स्कीम है, जो बेसिकली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 9000 किलोमीटर न्यूली डिक्लेयर्ड नेशनल हाईवे, ठीक है। ये जो लास्ट पॉइंट था इसमें कुछ ना कुछ मिसप्रिंट था एनसीईआरटी के ही बैकअप में, बट हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स कनेक्टिविटी स्कीम बेसिकली रूरल एरियाज़ को प्रॉपरली कनेक्ट करती है, डिस्ट्रिक्ट्स को विद इन मेजर पॉइंट से कनेक्ट करने के लिए इसका मेजर रोल है। पढ़ाना हमने बैकवर्ड एरियाज़ को कनेक्ट करने के लिए भी भारतमाला स्कीम है, ठीक है। तो ये कोस्टल एरियाज़ को और बाकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करने के लिए 2 मेजर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही होती है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ हमारा रेल ट्रांसपोर्ट। लैंड जो ट्रांसपोर्ट था वो ख़त्म हो गया, उसको हम प्रॉपरली डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। तो रेल नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं, इंडिया के पास वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क है इन द वर्ल्ड, ठीक है। आप दोनों ही फ्राइट यानी कि गुड्स और पैसेंजर्स को ट्रैवल करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी ने एक बार भैया बोला था that Indian Railway brought people of diverse cultures together to contribute to India's freedom struggle। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, हमने आगे इंसर्ट भी किया हुआ है। तो 1853 के अंदर पहली हमारी रेलवे लाइन चलाई गई थी, दैट वाज फ्रॉम बॉम्बे टू ठाणे, जो सिर्फ और सिर्फ 34 किलोमीटर्स की थी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, इंडियन रेलवे अभी तक की इंडिया की लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, ठीक है, बिकॉज पूरा जो रेलवे नेटवर्क है दैट इज़ ओन्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है।
अब टोटल लेंथ अगर हम बात करते हैं दैट इज 67,956 किलोमीटर्स, ठीक है। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को अकेले ही इसको हैंडल करना है, तो इंडियन रेलवे को 16 जोन्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट पेज पे इमेज इंसर्ट की गई है, एक बार पढ़ लेना, इनसे क्वेश्चंस आते हैं MCQ के अंदर, ठीक है। जो आई गेस सैम्पल पेपर में देखा था मैंने, किसी में तो देखा था कि कौन सा जो एरिया है वो सदर्न जोन के अंदर आता है, कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे तो आपको वो करना होगा, इजीली आपको याद हो जाएगा। जैसे सेंट्रल में मुंबई आता है, ईस्टर्न में हमारा कोलकाता पड़ता है, ठीक है। फिर इसके बाद नदर्न में न्यू दिल्ली है, नॉर्थ सेंट्रल में इलाहाबाद है, ठीक है। सदर्न में हमारा चेन्नई है, इस तरीके से, तो एक बार देख लेना, ठीक है। इसके बाद 3 कैटेगरीज दी गई है जिसके बेसिस पे जो विड्थ ऑफ ट्रैक होती है, तो वो 3 कैटेगरीज में हमें इंडिया में देखने को मिलती है। पहली है ब्रॉड गेज, जिनमें बेसिकली जो गेज का डिस्टेंस होता है, जो ये पटरी के बीच का डिस्टेंस होता है सॉर्ट ऑफ, दैट इज़ 1.67 मीटर, ठीक है। मीटर गेज के अंदर 1 मीटर तक होता है, ठीक है। एंड नैरो गेज के अंदर 0.762 मीटर या फिर 0.610 मीटर होता है, यानी 1 मीटर से कम होता है। 1 मीटर है तो मीटर गेज, ठीक है, लेकिन 1.676 मीटर है, दैट इज़ ब्रॉड गेज, ठीक है। अब नैरो गेज यूजुअली हमें हिली एरियाज़ के अंदर ही देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से रेलवे जो नेटवर्क है वो हमारा डेवलप हुआ है एंड कैसे हमने उसको बेनिफिट उठाए हैं, ठीक है। तो जो स्टीम इंजन है आज के टाइम पे वो डीजल और इलेक्ट्रिकल इंजन से रिप्लेस कर दिए गए हैं, ठीक है। जो मेट्रो रेलवेज आई हैं दे हैव रेवोल्यूशनाइज द अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। अब इसके मेजर बेनिफिट यही हुए कि एक तो स्पीड बढ़ गई है, ठीक है, साथ के साथ हॉलेज कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो गई है। इसके अलावा बिकॉज अब हम डीजल इलेक्ट्रिक इंजन्स का यूज़ कर रहे हैं तो हमें स्टेशन एनवायरनमेंट के अंदर भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है, ठीक है, बिकॉज स्टीम से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलता था, अभी भी है बट स्टिल हम थोड़ा बहुत इनको रिप्लेस करने की स्टेज पे चल रहे हैं, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट ऑफ डीजल बसेस बाय CNG रन व्हीकल्स, दे ऑल्सो हेल्प कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन इन अर्बन सेंटर्स, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कॉलोनियल एरिया की, अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे जो रेलवे नेटवर्क्स थे वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्लेसेस के अंदर डेवलप किए थे ब्रिटिशर्स ने जहाँ से एक तो उनको रॉ मटेरियल मिल रहा है ताकि वो इजीली उसको पोर्ट तक ला सके और फिर उसको इनलैंड इंपोर्ट कर सके, ठीक है। हिली स्टेशंस के अराउंड था बिकॉज उन्होंने कुछ टूरिस्ट प्लेसेस बनाए हुए थे। फिर कंटेनमेंट टाउन्स यानी जो भी उनके मेजर हेडक्वार्टर्स होते थे उनके आसपास वेल डेवलप्ड रेलवे नेटवर्क था, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट के अंदर आज सच कुछ डेवलपमेंट नहीं थी, ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी सारा एक्सटेंशन हमें देखने को मिलता है बाकी एरियाज़ के अंदर भी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं रेलवे नेटवर्क, वो लेस डेंस है हिल स्टेट्स के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर या सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड राजस्थान। ऑब्वियसली बात है डेजर्टी एरिया के अंदर नहीं है, हिल एरियाज़ के अंदर बैरियर होता है, ठीक है, वहाँ पर रिवर्स भी आती हैं तो रिवर भी एक मेजर बैरियर का काम करता है जिसके लिए इवेंचुअली हमें ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं, ठीक है। पेनिनसुलर जो हमारा एरिया है उसके अंदर रेलवेज हैं लेकिन वहाँ पे रिवर्स एज अ बैरियर का काम करती है, ठीक है। तो कुछ कुछ हैं प्रॉब्लम्स जिस वजह से थ्रू आउट द कंट्री यूनिफॉर्मिटी के साथ रेलवे नेटवर्क को डेवलप नहीं किया जा सका है, ठीक है। अब 2016 में 5 नंबर में क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन वाई रेलवे ट्रांसपोर्ट कंटिन्यूज टू रिमेन द चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मासेज इन इंडिया। तो आपने एडवांटेजेस लिखनी है। अब आप लोगों ने एक काम करना है, आपने गवर्नमेंट सेक्शन के अंदर रेलवेज और रोडवेज, ठीक है, और ओशन की भी आप लगा लो, मतलब वाटरवेज की, आपने तीनों की एडवांटेजेस लिखनी है 4-4, 5-5 और डिसएडवांटेजेस लिखनी है, ठीक है। ये हमारी बुक में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो इसीलिए आपने थोड़ा बहुत नेट से सर्च करना है। बहुत सिंपल पॉइंट्स है यार, रोडवेज के हम लिख सकते हैं कि शॉर्टर डिस्टेंस के लिए इजी हैं, चीप है, इसके अलावा हम कम गुड को इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है। नेगेटिव्स के अंदर लिख सकते हैं ट्रैफिक होता है और टोल्स वगैरह, टोल तो खैर आई थिंक सबके अंदर, बाकी फिर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाते हैं, लेकिन आप कुछ कुछ लिख सकते हो कि वेदर कंडीशन की वजह से जो रोड्स होते हैं वो टाइम टू टाइम उनको मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए होती हो कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इस तरीके से आपने 5-5 एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ज़रूर से लिखनी है। कॉमेंट में लिखो ना लिखो, अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लेना एग्जाम से पहले, ठीक है, बिकॉज ये जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे इनमें आपने कहीं पे एडवांटेजेस लिखनी होगी, कहीं पे डिसएडवांटेजेस लिखनी होगी, उसी से ही आपका जो आंसर है वो एक्सपैंड होने वाला है और अच्छा ब्यूटीफाई होने वाला है, ठीक है। अब आगे देखते हो 2015 में भी क्वेश्चन आया था दैट इंडियन रेलवे बॉट पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स टुगेदर,
ठीक है, इसके बारे में भी आपने सर्च करके कमेंट सेक्शन में लिखना है किस तरीके से महात्मा गांधी ने जो स्टेटमेंट दी थी उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। 2019 में भी क्वेश्चन आया था कि इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड एंड हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द ग्रोथ ऑफ इकॉनमी। तो आपने आंसर देना है बिकॉज यहीं से ही हमारा सारा रॉ मटेरियल ट्रैवल होकर इंडस्ट्रीज तक जाता है, फिर उससे फिनिश्ड गुड्स जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो रेलवेज़ होते हैं उसमें अगर हम मेगा सिटीज़ देखते हैं, मुंबई जैसा शहर, उसके अंदर आज भी रेलवेज़ डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है बिकॉज बहुत सारे लोग उसी से प्रेफर अप करते हैं। ठीक है, एंड इनिशियल जो इनकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस होती है वो काफ़ी हाई होती है, लेकिन जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं उनके लिए टिकट का खर्चा इतना महंगा नहीं होता है। ठीक है, तो वो अफोर्डेबल है कंपेयर टू अगर हम रोडवेज लेते हैं या फिर एयरवेज लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छी अच्छी बातें इसके अंदर लिखनी है। ठीक है, अब 2019 में एक और क्वेश्चन आया था 5 नंबर में, कौन सी ऐसी एपेक्स बॉडी है दैट डेवलप्स अ बॉर्डर रोड। तो बेसिकली आपने इसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखना है एंड आपने इसकी इंपॉर्टेंस भी बतानी है विद एग्जांपल। तो हम लिखेंगे अटल टनल को इसने कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, इसके अलावा बॉर्डर जितने भी बॉर्डर के अराउंड स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक एरियाज़ है वहाँ पे रूट्स डेवलप करती है। साथ के साथ वो चंडीगढ़ का जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था जो उसको मोहाली से एंड आई गेस एक सिटी और थी लेह लद्दाख आई गेस उससे कनेक्ट करता है, तो वो सारी चीज़ें लिखनी है। इसके बाद आपने कोई भी 5 स्टेप्स बताने हैं टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ इंडियन रेलवे। क्या क्या हो सकता है, जैसे चोरी चकारी बहुत होती है रेलवेज़ के अंदर, तो थोड़ा बहुत ऐसा सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, और भी बहुत सारे, एक वॉशरूम्स को थोड़ा ठीक करना चाहिए आई गेस। हाँ, बट आप एक बार नेट से सर्च करना और आपने लिखना है ये इसकी बेसिक डिसएडवांटेजेस जो भी है उसका इंप्रूवमेंट के अंदर आपने कोई ना कोई पॉइंट डालना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक बॉक्स दिया हुआ है रेलवेज़ के बारे में, कोंकण रेलवे के बारे में, दैट इसको एक इंजीनियरिंग मार्वल बताया जाता है। ठीक है, 1998 के अंदर इसका बेसिकली कंस्ट्रक्शन हुआ था एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स है इंडियन रेलवेज़ की। ठीक है, ये 760 किलोमीटर तक का लॉन्ग रूट है जो बेसिकली रोहा महाराष्ट्र को मैंगलोर कर्नाटका तक कनेक्ट करता है। ठीक है, अब ये इंजीनियरिंग मार्वल क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये 146 रिवर्स को क्रॉस करता है, तो कितने सारे ब्रिजेस बनाए होंगे। ठीक है, नियरली 2000 ब्रिजेस हैं एंड 91 टनल्स हैं इस रास्ते के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए इसको इंजीनियरिंग मार्वल का नाम दिया जाता है। एशिया की जो लार्जेस्ट टनल है वो भी इसी रूट पे लाई करती है, दैट इज 6.5 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक आर पार्टनर्स इन अंडरटेकिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। तो थर्ड टॉपिक जो हमारा मेन आता है इस चैप्टर का दैट इज़ वाटरवेज। ठीक है, वाटरवेज एक इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, दोनों ही पैसेंजर्स भी इससे ट्रैवल करते हैं, पैसेंजर्स भले ही कम करते हैं लेकिन कार्गो ट्रैफिक के लिए मेजर है। ठीक है, चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है बिकॉज बहुत सारा सामान हम इजीली ट्रैवल अप करके जा सकते हैं एंड ट्रैफिक नहीं होता। सबसे मेन रीज़न ये होता है। मोस्ट सूटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की मटेरियल। ठीक है, फ्यूल एफिशिएंट है, इको फ्रेंडली है। अब 2 कैटेगरीज है इसकी, एक है इनलैंड वाटरवेज एंड दूसरा है हमारा ओशनिक वाटरवेज। ठीक है, इनलैंड वाटरवेज से स्टार्ट करते हैं। तो ये चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है बिफोर द एडवेंट ऑफ रेलवेज। ठीक है, जब रेलवे इतनी ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हुई थी, कंस्ट्रक्ट नहीं हुई थी, इंजन्स इतने हमारे पास नहीं थे, तो ये मेजर सोर्स था हमारा ट्रांसपोर्टेशन का। इट हैज़ फेस टफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम रोडवेज एंड रेलवे जैसे जैसे डेवलप होते गए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसके साथ वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज बेसिकली हमारी विद इन इंडिया की कुछ एरियाज़ को कवर अप कर रहा होता है। जो मेजर इंडियन रिवर्स हैं हम उनके थ्रू इसको नेविगेट कर रहे होते हैं, बट क्योंकि पानी को इरिगेशन पर्पज़ के लिए डाइवर्स कर दिया जाता है, उधर डाइवर्ट कर दिया जाता है, इससे इवेंचुअली काफ़ी सारे जो एरियाज़ हैं उनको नॉन नेविगेबल बना देता है। ठीक है, अब इंडिया के पास 14,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटरवेज है कंस्टिट्यूटिंग 1% ऑफ कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट 5,685 इस 14,500 में से हम सिर्फ 5,685 किलोमीटर ही नेविगेबल है बाय मैकेनाइज्ड फ्लैट बॉटम वेसल्स। ठीक है, तो हम बहुत कम जो पोर्शन है उसी को ही यूटिलाइज कर पा रहे हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, 1986 के अंदर इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी बनाई गई थी जो बेसिकली इसको डेवलप करती है, इनको मेंटेन करती है एंड इनके रूल रेगुलेशंस को बनाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारे 5 नेशनल वाटरवेज हैं, ठीक है, इनसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं सच, बट एक बार पढ़ लेते हैं। पहला है इलाहाबाद हल्दिया, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। बेसिकली बाय बोट पटना तक नेविगेबल है एंड बाय ऑर्डिनरी बोट्स, अच्छा मैकेनिकल बोट से हम पटना तक जा सकते हैं और बाकी बेसिक बोट से हम हरिद्वार तक जा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है सदिया दुर्बी, ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। ठीक है, शेयर्ड बाय इंडिया एंड बांग्लादेश। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कोटापुरम कोलम स्ट्रेच जो बेसिकली
वेस्टर्न कोस्ट कैनाल के ऊपर है, ठीक है। फोर्थ हमारा गोदावरी और कृष्णा रिवर के ऊपर है, एंड फिफ्थ है भैया हमारा ब्रह्मी और मताई रिवर के ऊपर, ठीक है। तो 5 मेजर थे। क्वेश्चन ऐसे सच नहीं आता है, पहले का और दूसरे का नाम ज़रूर से याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ने कुछ और 10 ऐसे इनलैंड वाटरवेज को आइडेंटिफाई किया है जिनको विद इन टाइम अपग्रेड करके अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है एंड उसका बेनिफिट उठाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो बैक वाटर्स होते हैं केरला के, उनका भी स्पेशल सिग्निफिकेंस है बिकॉज दे अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट इन केरला, ठीक है। बैक वाटर्स बेसिकली एक तरीके से हम बोलते हैं खाड़ी के पानी से, मतलब कोस्टल एरियाज़ के ऊपर होते हैं, जो कोस्ट होती है हमारी बिल्कुल उसके आसपास होते हैं, ठीक है। कुछ चैनल्स आए हुए होते हैं विद इन स्टेट्स, कोस्ट का वो वाली चीज़, मतलब ओशनिक वाटर होता है थोड़ा बहुत, जो विद इन लैंड बाउंड्रीज किसी तरीके से नेविगेट करके आ रहा होता है, ठीक है। मेजर ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस होती है, तो इससे भी इवेंचुअली हम अर्न कर पा रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, इकॉनमी को बेनिफिट ही हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो फेमस नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है वल्लमकली, ये भी इन बैक वाटर्स के अंदर होती है। एंड बैक वाटर्स के बारे में हमने वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, दोनों ही बुक्स के, बुक 1 के भी और बुक 2 के भी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सेकंड जो हमारी सब कैटेगरी थी दैट इज़ ओशनिक रूट्स, ठीक है। तो इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है जिसकी टोटल लेंथ है 7,517 किलोमीटर, ठीक है। इसके ऊपर हमारे पास 12 मेजर और 185 माइनर पोर्ट्स हैं। अब इन मेजर पोर्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड में डिटेल में पढ़ रहे होंगे, मैप भी हमने करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 95% जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू, वो इसी ओशनिक रूट से जा रहा होता है, मतलब मेजॉरिटी इन्हीं के थ्रू जा रहा होता है। कंपेयर टू एयरवेज से इतना नहीं जाता है, एयरवे बिकॉज महंगा भी पड़ता है और उससे कुछ लग्जूरियस आइटम्स का ही हम ट्रेड कर रहे होते हैं। मेजर हमारा ओशनिक रूट से ही हो रहा होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, ये हमें ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी हेल्प करता है। इनलैंड अगर हमने आइलैंड को पर जाना है तो हम इन्हीं रूट्स के थ्रू जाएंगे ना, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। अंडमान निकोबार या फिर जो भी है हमारे पास आइलैंड्स, उनको ट्रैवल करने के लिए भी हम ओशनिक रूट्स का यूज़ करते हैं। 2016 में क्वेश्चन आया था 5 नंबर के अंदर, एग्जामिन द रोल ऑफ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपने बताना है कि इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के बारे में बताना है, क्या है एट्सेट्रा, कब बनी थी, ठीक है। फिर हमने बताना है कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कि ये सस्ती है, इको फ्रेंडली है, ईजिली विद इन कंट्री हम ट्रैवल कर सकते हैं, एट्सेट्रा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का लास्ट पार्ट है दैट इज़ एयर ट्रांसपोर्ट, उसके बाद कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मूवमेंट है, इसने बेसिकली टाइम को रिड्यूस कर दिया है बाय मिनिमाइजिंग द ट्रैवल टाइम, ठीक है। इंडिया जैसी एक वास्ट कंट्री जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े टेरेन और डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है हर कदम कदम पे, ठीक है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1911 के अंदर हमारी पहली एयरमेल ऑपरेशन हुआ था बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी, जो सिर्फ 10 किलोमीटर का था, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोवाइडिंग सेफ एफिशिएंट एयर ट्रैफिक एंड एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन सर्विसेज इन इंडियन एयर स्पेस। ये बेसिकली आज के टाइम पे 125 एयरपोर्ट्स को मैनेज कर रही होती है, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी वो एयरलाइन है, ठीक है, जो बेसिकली अडानी ग्रुप ने ओन कर ली है, ठीक है, टाटा ग्रुप ने टाटा ग्रुप ने ओन कर ली है बिड जीत के, ठीक है, उसका नाम आपने मेरे को बताना है, राइट। आगे चलता है। पवन हंस की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली एक हेलीकॉप्टर सर्विस है जो ऑपरेट करती है हमारे हिली एरियाज़ के अंदर, ठीक है। एंड यूजुअली इसको टूरिस्ट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर, ठीक है। अब ये मेनली हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, टूरिस्ट के लिए है, साथ के साथ पेट्रोलियम और ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, हिली एरियाज़ के अंदर। आगे चलते हैं। अच्छा नहीं, एयरलाइन लास्ट नहीं था, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन भी था, ठीक है, पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली ये मोस्ट कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, किसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लिक्विड्स के लिए एंड गैसेस को ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। सॉलिड्स को भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग देम इनटू स्लरी, ठीक है। आगे बात करते हैं ऑयल की, ऑयल इंडिया लिमिटेड की। तो बेसिकली ये एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के अंदर इंगेज है, ठीक है। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1959 एज अ कंपनी, ठीक है। नारखतिया ऑयल फील्ड है जो असम के अंदर
उसको बरूनी जो रिफाइनरी है हमारी बिहार के अंदर, असम से बिहार, असम के अंदर हमारा ऑयल फील्ड है और बिहार के अंदर हमारी रिफाइनरी है, उसको कनेक्ट करने, उसको इसी ने कंस्ट्रक्ट किया था एंड ये एशिया की पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन थी, ठीक है। एंड इसको 1966 के अंदर कानपुर यानी यूपी तक एक्सटेंड कर दिया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं तो गेल दिया हुआ है, तो नाम से समझ में आ रहा है दैट इट इज़ फॉर गैस, ठीक है। गेल इंडिया लिमिटेड जो सेटअप किया गया था 1984 के अंदर, ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है यानी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, गवर्नमेंट एजेंसी है जो बेसिकली नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट और प्रोसेस करने का काम करती है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो हज़ीरा वाजीपुर जगदीशपुर बेसिकली पहली क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन थी जिसको गेल ने ही कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। एंड ये किसको कनेक्ट करती है, ये मुंबई हाई को बेसिन फील्ड से कनेक्ट करती है, ठीक है। और यहाँ से यूजुअली फर्टिलाइजर्स, अच्छा सॉरी, ये बेसिकली मुंबई हाई और बेसिन जो गैस फील्ड है उनको फर्टिलाइजर्स और पावर इंडस्ट्रीज़ के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है, जहाँ पे ये गैस सप्लाई हो रही होती है, ठीक है। इंडिया की गैस इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो 10 टाइम्स इन्हांस हुआ है। जो पहले 1700 किलोमीटर हुआ करता था, दैट इज़ 18,500 किलोमीटर, ठीक है। तो 10x बढ़ गया है, ओके। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन अभी फाइनली ख़त्म हो जाता है। अब एक छोटू सा टॉपिक और है, दैट इज़ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का वही है कि पहले हमारे पास मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें नहीं होता था। तो अगर हम एंशियंट टाइम्स में बात करें तो बाय फुट, पैरों से चल के कोई मैसेज जाता था या लेटर वगैरह होता था या किसी एनिमल के थ्रू मैसेज जाता था। फिर धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी आने लगी, लेटर्स आने लग गए, फिर मेल्स आने लग गई, फिर उसके बाद बेसिक मैसेज आया और अब तो हमारे पास सारी ही चीज़ें हैं, ठीक है। एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। तो बेसिक 2 कैटेगरी है। पहली है पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी 2 बंदों के बीच में बातचीत हो रही होती है, लेटर से, टेलीफोन से, टेलीग्राम से, ईमेल से या इंटरनेट से, ठीक है। इंटरनेट से तो बहुत सारे लोगों के बीच में हो जाती है, बट सॉर्ट ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन है, ठीक है। मास कम्युनिकेशन बेसिकली रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, मैगजीन, पब्लिक मीटिंग, सेमिनार एक्सेट्रा, ठीक है। 1 बाय 1 पढ़ना है पर्सनल कम्युनिकेशन की। अगर हम जितने भी मोड्स हैं उनमें से इंटरनेट जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है और एडवांस्ड है, ठीक है। अब इंटरनेट बेसिकली एक ह्यूज सेंट्रल वेयरहाउस है बहुत सारी डेटा का, इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का एक्सेट्रा, ठीक है। बेसिकली ये यूज़र्स को फैसिलिटी देता है टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू ईमेल, ठीक है। वो कहीं से भी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन एक क्लिक के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा मेजर अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो वो हम ई-कॉमर्स के लिए या फिर मनी ट्रांजैक्शंस के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये हमें कंपैरेटिवली लो कॉस्ट के ऊपर काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। आगे चलते हैं तो सेकंड कैटेगरी है दैट इज़ मास कम्युनिकेशन। तो उसमें पहला है भैया रेडियो, ठीक है। तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हमारी 1923 के अंदर स्टार्ट की थी बाय द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, ठीक है। 1930 की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो थी उसने इस रेडियो ब्रॉडकास्टिंग को अपने अंडर ले लिया था। पहले एक प्राइवेट फॉर्म थी दैट इज़ रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, ठीक है, उसने स्टार्ट की थी, लेकिन उसके 7 सालों बाद गवर्नमेंट ने इसका कंट्रोल ले लिया, अपने अंडर ले लिया, अंडर द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, ठीक है। तो पहले जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग था वो बन गया भैया हमारा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, ठीक है। अब इसके बाद 1936 के अंदर इसको ऑल इंडिया रेडियो नाम दे दिया गया और 1957 के अंदर आकाशवाणी, ठीक है। तो रेडियो के बहुत सारे नामकरण हुए हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट है वो काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स को पब्लिश करता है, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट। आजकल के बच्चे कहाँ रेडियो को सुनते होंगे ना, बट पहले टाइम पे जब ये इंटरनेट नहीं था, टीवी नहीं था, रेडियो सबसे मेजर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन था। उसी के थ्रू लोग बैठ के सुनते थे ध्यान लगा के एंड फिर उस नॉलेज को प्रोसेस कर पाते थे कि थ्रू आउट द वर्ल्ड में या इंडिया के अंदर ही क्या चल रहा है, ठीक है। अब काफ़ी सारे स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन्स भी आता है जो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के सेशंस होते हैं उनको भी रेडियो के ऊपर पब्लिश किया जाता है ताकि लोग थोड़ा सा पॉलिटिकली अवेयर हो सकें, ठीक है। इसी की सेकंड कैटेगरी पे चलते हैं तो दैट इज़ टेलीविज़न। तो बेसिकली ये मोस्ट इफेक्टिव ऑडियो विजुअल मीडियम है ना, हम इसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं फॉर डिसमेंटिंग इन्फॉर्मेशन को पास करने के लिए एंड एजुकेटिंग मासेस, ठीक है। तो दोनों ही काम करता है, ये इन्फॉर्मेशन भी फैलाता है, साथ के साथ लोगों को एजुकेट भी कर रहा होता है, ठीक है। इनिशियली जो टीवी सर्विसेज थी वो सिर्फ नेशनल कैपिटल यानी दिल्ली तक ही लिमिटेड थी, ठीक है।
1972 के अंदर और भी बहुत सारे सेंटर्स ऐसे ऑपरेशनल हुए, ठीक है, एंड धीरे धीरे टीवी का एक्सपेंशन होने लगा, स्प्रेड होने लगा। 1976 के अंदर टीवी को ऑल इंडिया, पहले जो टीवी था बच्चा वो ऑल इंडिया रेडियो के अंडर ही आता था, लेकिन अब उसको एक सेपरेट आइडेंटिटी मिल गई थी एज अ दूरदर्शन, है ना, डीडी नेशनल जो अभी तक आता था, राइट। तो आफ्टर INSET AI तो डीडी नेशनल आ गया, बिकम ऑपरेशनल। इस पर काफ़ी सारे कॉमन नेशनल प्रोग्राम्स आने लगे फॉर द एंटायर नेटवर्क, ठीक है। बहुत सारी अच्छी स्टोरीज आती है, रामायण, महाभारत एट्सेट्रा, और नॉलेज बेस्ड भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ सैटेलाइट, ठीक है। ये भी एक मास कम्युनिकेशन का ही जरिया है, टाइप है। तो बेसिकली ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन देमसेल्फ, सैटेलाइट आपस में भी बातचीत करती है, एज वेल एज रेगुलेट द यूज़ ऑफ अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आज जो भी हमारे घर में चल रहा है, टीवी चल रहा है, फ़ोन चल रहा है, टेलीफोन चल रहा है, ये सब उस सैटेलाइट के थ्रू ही चल रहे हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा वाइटल होता है किसी भी कंट्री के लिए फॉर इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रीजन, ठीक है। अब बेसिकली सैटेलाइट बहुत सारी हमें इमेजेस भेजता है और बहुत सारा डेटा भेजता है। तो इमेज भेजता है हमें वेदर फोरकास्ट की, और इमेजेस से हम वेदर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेचुरल क्लामिटीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं, साथ के साथ हम अपने बॉर्डर एरियाज़ को रेगुलेट कर सकते हैं, सर्विलेंस रख सकते हैं, उनके ऊपर निगरानी रख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये स्पेक्ट्रल बैंड्स इनके अंदर कुछ लगे होते हैं, उनके अंदर डेटा कलेक्ट करते हैं, एंड उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को जो ग्राउंड स्टेशन है ना, जहाँ जो भी मेन स्टेशन है उसके पास नॉलेज आती है, एंड फिर वहाँ से हमें ये सारी चीज़ें कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। अब नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है भैया हमारा हैदराबाद के अंदर, जो बेसिकली ये डेटा को प्रोसेस करने की, एक्वायर जो करता है, एक्यूसिएशन का मतलब है एक्वायर, जो सैटेलाइट से डेटा आया है उसको प्रोसेस करने की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो हैदराबाद के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। अब लिखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ कन्फिगरेशन एंड पर्पसेस, सैटेलाइट के दो सिस्टम होते हैं बेसिकली। पहला होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, जिसको बेसिकली 1983 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक मल्टीपर्पज सैटेलाइट सिस्टम है, इससे हम टेलीकम्युनिकेशन यानी बातचीत भी कर पाते हैं, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन यानी जो भी यूनिवर्स के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन सबको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड फॉर वेरियस अदर डेटा एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। सेकेंड है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। तो बेसिकली ये बिकेम ऑपरेशनल विद लॉन्चिंग ऑफ IRS I1। ये हमारी दूसरी सैटेलाइट थी जो हमने लॉन्च की थी 1988, नहीं दूसरी नहीं थी, आई डोंट नो कौन सी थी, जो कि हमने रशिया के थ्रू इसको लॉन्च किया था। इससे भी हमें काफ़ी सारी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अब जो हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं उसके लिए यार एक स्पेसिफिकली लॉन्चिंग व्हीकल लगता है। तो इंडिया ने अपना लॉन्चिंग व्हीकल डेवलप कर लिया था, हमारे पास लॉन्चिंग व्हीकल नहीं था, इसीलिए हम रशिया के पास गए थे। वैनकूवर में रशिया से इस जो IRS है इसको वहाँ से स्पेस के अंदर भेजा गया था, लॉन्च किया गया था, लेकिन इंडिया ने अपना डेवलप कर लिया, दैट इज़ PSLV, दैट इज़ पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। एंड रिसेंटली हमने चंद्रयान 3 भी भेजा, एंड वो सक्सेसफुली वहाँ पे जाके इस्टेब्लिश हो गया है, ठीक है। तो ये एक मेजर अचीवमेंट है इंडियन इकॉनमी के लिए। इंडिया एज अ पोजीशन जो भी अब थ्रू आउट द वर्ल्ड उसकी पोजीशनिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है। एंड होपफुली हम फ्यूचर के अंदर ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्पेस के अंदर लॉन्च करेंगे, ठीक है। हम तो क्या करेंगे, खैर साइंटिस्ट करेंगे वहाँ पे बैठ के, बट एनीवेज क्वेश्चन देख लेते हैं। 2020 के सैम्पल पेपर के अंदर आए थे, आपने टेबल को कंप्लीट करना है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अरे इजी है, इधर आएगा हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन एंड इधर आएगा हमारा मास कम्युनिकेशन, ठीक है। अब 2017 में भी एक 5 नंबर में क्वेश्चन आया था कि आपने क्लासीफाई करना है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्केल एंड क्वालिटी इनटू 2 कैटेगरीज, एंड आपने दोनों ही कैटेगरीज की दो कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बताना है, ठीक है। तो मेक श्योर आप आंसर को सही से लिख दें। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, फटाफट से समरी करा देती हूँ। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने ट्रांसपोर्टेशन का क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। पहले हमने लैंड ट्रांसपोर्ट में रोडवेज़ के बारे में पढ़ा। रोडवेज़ की 3 से 4 कैटेगरी होती है, नेशनल हाईवे, फिर उससे हमेशा क्वेश्चन आता है, फिर स्टेट हाईवे, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट हाईवेज होते हैं, एंड फिर विलेजेस रोड होते हैं, और फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो 2 मेन टॉपिक बनते हैं, एक तो नेशनल हाईवे वाला और इसके बाद BRO, ठीक है। उसके बाद हमने रेलवेज़ के बारे में पढ़ा। तो रेलवे 16 जोन्स के अंदर डिवाइडेड है, इंडियन गवर्नमेंट की सबसे बड़ी अंडरटेकिंग है, ठीक है। एंड मेजर हमने यही सब पढ़ा कि
ये हमारी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है, ठीक है। एंड विद टाइम जैसे जैसे हमने स्टीम इंजन्स को डीजल या इलेक्ट्रिक इंजन से रिप्लेस कर दिया है, उससे हम इवेंचुअली पोल्यूशन को भी कम कर पा रहे हैं, ठीक है। मेट्रो सिटीज़ को अच्छे से ये जो भी मेट्रो हैं हमारी मेट्रो सिटीज़ के अंदर, वो भी हमारे विद इन सिटीज़ को अच्छे से कनेक्ट कर पा रही है, जिससे इवेंचुअली हमारी इकॉनमी को बूस्ट मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने वाटरवेज़ के बारे में पढ़ा, तो हमने 5 मेजर ऐसे नेशनल वाटरवेज थे, ठीक है। फिर उनकी एक एजेंसी थी जो उनको रेगुलेट करती थी, ठीक है। ओशनिक रूट्स के अंदर हमने पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट भी पढ़ लिया हमने। फिर ऑयल एंड गैस पाइपलाइन के अंदर ऑयल जो थी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, वो बेसिकली हमारी ऑयल की एक्सप्लोरेशन को मेंटेन करती है। सिमिलरली एक और ऑर्गेनाइजेशन है गेल, जो बेसिकली हमारे गैस की प्रोडक्शन उसके रिसर्च वर्क के ऊपर फोकस करती है। फिर कम्युनिकेशन में हमने 2 तरीके की कम्युनिकेशन पढ़ी, एक हमारी पर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरी हमारी मास कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।